जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होने और बड़े टूर्नामेंट में लगातार असफल होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुट गया है। इन्हीं तैयारियों के बीच BCCI भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही। रिपोर्ट के अनुसार BCCI भारतीय T20 क्रिकेट के सेटअप के साथ धोनी को बड़ी भूमिका के लिए एक SOS भेजने के लिए तैयार है। BCCI धोनी को भारतीय क्रिकेट में अस्थायी भूमिका के लिए बुलाने पर विचार कर रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल को लगता है कि टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए तीनों फॉर्मेट में मैनेजमेंट का काम करना थोड़ा भारी है। दिल्ली हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे के फैसले को झटका लगा है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत शिवसेना का नाम और चुनाव निशान 3 कमान फ्रीज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह और पार्टी के आवंटित करने का कार्य जल्द पूरा करे। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में उपचुनाव और निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी के दोनों धड़ों को अस्थायी रूप से नया नाम और चुनाव चिन्ह जारी किया था। इंडोनेशिया के बाली में से G20 समिट चल रही है। PM मोदी ने बाली में भारतीय समुदाय के संबोधित करते हुए कहा है कि बाली से हजारों साल पुराना रिश्ता है। इंडोनेशिया ने परंपरा की जीवंत रेखा है। PM मोदी ने कहा है कि बाली में एक अलग प्रकार के माहौल है और हमें यह माहौल अलग प्रकार की ऊर्जा देता। आज हम बाली की परंपरा के गीत गा रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया सुख दुख के साथी हैं। PM मोदी ने कहा है कि भारत ने दुनिया को 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का मंत्र दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 लाख रुपए की निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि बिना कोर्ट की इजाजत के जैकलीन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। इससे पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में तर्क रखा है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी आरोपी जेल में बंद हैं तो जैकलीन फर्नांडीज को जमानत क्यों दी जाए। ईडी ने अभिनेत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि उन्होंने देश से भागने की कोशिश की है। पंचायत के बरडीहा गांव स्थित सामुदायिक भवन में सोमवार को GPDP के लेकर द्वितीय ग्राम सभा हुई है। इसमें GPD वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए योजनाओं के चयन किया। मुख्य सुजीत कुमार सिंह और टिंकू सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा में सबकी योजना सबका विकास के तहत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया गया है। यह जानकारी पंचायत सचिव मुकेश कुमार ने दी है। इस ग्राम सभा में 15 वर्षीय वित्त आयोग व सष्टम राज्य वित्त आयोग के तहत नाली गली पक्कीकरण, नल जल, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, कबीर अंत्येष्टि, राशन किरासन, विधवा व वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना आदि विषय पर जनप्रतिनिधि व ग्रामीण ने सर्वसम्मति से विचार किया है। पश्चिम बंगाल में CM ममता बनर्जी ने बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया। बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद CM ममता ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। ममता ने यहां तक कह दिया है कि क्या विकास फंड लेने के लिए उन्हें PM मोदी के पैरों में गिरकर इसकी भीख मांगनी होगी। ममता बनर्जी यहां मनरेगा फंड नहीं जारी होने का आरोप लगा रही थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या तो उनका पैसा दे वरना सरकार छोड़ दे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत आज तक के मंच पर दिग्गज नेताओं के पहुंचने का क्रम जारी। इस कार्यक्रम में गुजरात BJP के नेता ऋत्विज पटेल और कांग्रेस के नेता इंद्रविजय सिंह गोहिल ने भी शिरकत की है। दोनों नेताओं ने इस 27 साल को लेकर सवालों का खुलकर जवाब दिया। गोहिल ने BJP सरकार पर सीधे हमला बोला तो पटेल ने कांग्रेस के दावों को बेबुनियाद बताकर घेराबंदी की। BJP नेता ऋत्विज पटेल ने कहा है कि युवाओं ने सिर्फ BJP का शासन देखा। रोजगार देने में गुजरात पहले नंबर पर, सबसे कम 2% बेरोजगारी गुजरात में है। देश के 50% स्टार्टअप गुजरात से है। उत्तराखंड में धामी सरकार इन दिनों अपने ही लोगों की वजह से बैकफुट पर नजर आ रही। भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होने के चलते ये सब हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कमीशन वाले बयान के बाद अब एक और पूर्व PM और CM त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि देहरादून में स्मार्ट सिटी काम अधर है। और आपको बता दें कि देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर त्रिवेंद्र रावत ने एक बयान दिया है जिससे सरकार ने खलबली मच गई है। उन्होंने स्मार्ट सिटी निर्माण कामों की प्रगति को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा है कि पहले स्मार्ट सिटी का काम बहुत अच्छे से चल रहा था।
दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जबरदस्त तैयारी में जुटी है। फिलहाल एमसीडी पर भाजपा पिछले 15 सालों से काबिज है। ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि भाजपा को हराकर वो चुनाव जीते। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इससे लॉन्चिंग के लिए पार्टी दफ्तर में राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में भी ये थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस गाने को आप विधायक दिलीप पांडे ने ही गाया है। हरियाणा में गोदाम में रखा करीब 44,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब होने का मामला पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस बार बेहतर तरीके से धान की खरीद हुई। अब तक 58.59 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। करीब 57.58 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की उठान हुआ है। 98.7% धान का मंडियों से उठान हुआ है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 98% किसानों की फसल खरीद का पैसा सीधा 48 घंटे में खाता में डाला गया। IRCTC अब अपने मेन्यू में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को भी शामिल कर सकेगा। रेलवे बोर्ड ने अपनी खानपान और पर्यटन शाखा IRCTC मेन्यू में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की छूट दी है। साथ ही मेन्यू में डायबिटीज का और पेशेंट को छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त भोजन के मेनू भी शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड की ओर से IRCTC को भेजे गए एक नोट में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य ट्रेनों में खानपान सेवाओं में सुधार करना और यात्रियों को अधिक विकल्प देना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 देशों के सम्मेलन में मंच से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि आज का भारत किसी तेजी से तरह से बढ़ रहा है, तरक्की भी राह पे आगे चल रहा है। उन्होंने भारत के भविष्य का प्लान भी दुनिया के देशों से साझा किया है। इन सभी बीच उनके मुंह से विदेश धरती पर निकला भगवान श्री गणेश का नाम किसी आश्चर्य से कम नहीं रहा। ये भले ही बाकी दुनिया के लिए आश्चर्य की बात हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के लिए अहम इससे कोई हैरानी की बात नहीं। दरअसल ये दोनों देश काफी हद तक एक ही संस्कृति के साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और NCR समेत कई राज्यों में अमूल मक्खन की देखी जा रही कई लोग इस कमी को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं। वहीं अमूल कंपनी की ओर से कहा गया कि 4-5 दिनों में बाजार में मक्खन की आपूर्ति उपलब्धता पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब समेत कई राज्यों के बाजारों में अमूल मक्खन की कमी देखी जा रही है। कई लोग और ग्राहकों ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। कुछ रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि अमूल मक्खन की किल्लत के कारण बाजार में नकली और अन्य प्रकार के मक्खन बिक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को अपने तय कार्यक्रम भेंट मुलाकात के तहत डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धुमका पहुंचे हैं। यहां लोगों से रूबरू होकर उन्होंने उनसे आत्मीय बातचीत की। इस दौरान सीएम ने धुमका को नगर पंचायत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसी तरह ग्राम बघेरा सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की भी घोषणा की है। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने डोंगरगढ़ विधानसभा के धुमका से की है। कोरोना वायरस के कारण समय पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है, जिसे सरकार ने फिर से शुरू करने की योजना बनाई। सूत्रों का दावा है कि अगले महीने से आपके खाते में पहले की तरह 303 रुपए की सब्सिडी पहुंच जाएगी। इससे देश के करोड़ों लोगों को काफी राहत मिलेगी। देखा जाए तो अभी महंगाई काफी बढ़ी है, लेकिन भोजन तो गरीब परिवार को भी चाहिए। घरेलू गैस के दाम में 300 रुपए की कमी करने से आम आदमी पार्टी सीधी राहत मिलेगी। आपको बता दें, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में रसोई गैस पर सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए सरकार देश के अन्य राज्यों में भी शुरू करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि राज्य में सभी मदरसों का सर्वे मंगलवार को पूरा हो गया। अब यहां पे जल्द ही विभाग के शासन के साथ बैठक होगी। इसमें मदरसों को लेकर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बता दें, प्रदेश सरकार की ओर से राज्य भर में चल रहे मदरसों का एक सर्वे कराया गया था। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि 15 और जिले के सर्वे रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 8500 मदरसे अवैध पाए गए। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में तय मानकों पर काम होता है या नहीं, इसकी समीक्षा भी की जा रही है। इंडोनेशिया के बाली में वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन मंगलवार को शुरू हुआ। इस सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष नेता अगले 2 दिनों में कोविड-19 महामारी और हाल ही में यूक्रेन से रूस के युद्ध के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने बाली में भारतीय प्रवासियों के सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक और सभ्यता स्तंभों को गहरा करने की प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, इंडोनेशिया आकर हर भारतीय अपनापन महसूस करता है। इंडोनेशिया से हमारा हजारों साल का रिश्ता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। ये पैसे साल में 3 किस्तों में हर एक किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं और इस योजना में परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने फर्जीवाड़े के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है। भूलेख सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। अब सरकार इन फर्जी किसानों से पैसे वसूले जा रहे हैं। अब तक 26 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। सरकार ने इनकी 13वीं किस्त पर रोक लगा दी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।